बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज जो सबसे अहम चीज़ है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश हुई है कि अफगानिस्तान में जो कुरान पाक शहीद किए गए हैं नेटो फोर्सेज एसाफ फोर्सेज की जानिब से, उसके खिलाफ एक करारदाद जमा करवाई गई है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज ने ये कदम उठाया है सबसे पहले, और उसमें बाकी पार्लियामेंट भी अब इसमें शरीक होगी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी कौम का फ़र्ज जो है वो निभा दिया है और एहतजाज इस सारे वाक़े की मजम्मत भी की है और इस पर एहतजाज भी किया। जहाँ तक अफगानिस्तान की सूरत हाल है तो वहाँ पर एहतजाज जारी है। नेटो फोर्सेज के खिलाफ, अफगान अफवाज के खिलाफ ये सारी कार्रवाइयाँ जो वहाँ के अवाम जो हैं वो बहुत मुश्तिल हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका या नेटो फोर्सेज की जानिब से इस वाक़े की असल या मुकम्मल तहकीकात के लिए किसी किस्म का कोई कमीशन या कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो गुज़श्ता 4 से 6 माह से पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के मीडिया को एक दफा जिस स्कैंडल ने तहवाला करके रख दिया था सियासत, पाकिस्तान की सियासत को, मेमो स्कैंडल, वो अपने मंतकी इंजाम की तरफ जा रहा है। और उसके मरकजी किरदार मंसूर इजाज का लंदन से वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड हो गया। कल भी और आज भी जो बयान उसके रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें यही उसने कहा कि जी उसने जो है अपना जो जनरल जेम्स जोन्स को जो ये मेमो था वो भिजवाया और उसके हवाले से हुसैन हक्कानी साहब ने जो उनको कहा, जिस तरह की हिदायत दी, उसी के मुताबिक उन्होंने खुद तैयार करके उनसे कंफर्म किया और फिर पीडीएफ फाइल जो है वो भिजवाई। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत अब किस तरफ जाएगी, कि मेमो स्कैंडल का मुस्तकबिल क्या होगा। जो कमीशन है मेमो स्कैंडल के हवाले से, जो अदालती कमीशन है, वो इस सारी समाअतें मुकम्मल करने के बाद क्या फैसला देता है, ये आने वाले वक्तों में साबित होगा। हमारे ही प्रोग्राम में एक दफ़ा ये भी कहा गया था कि ये मंसूर इजाज साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ ये भी एक चीज़ मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे हॉट इशू है मेमो स्कैंडल से भी ज़्यादा, वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान इस वक्त एक दहकता हुआ वो शोला बन चुका है जिसके हवाले से हमारे सियासतदान, हमारे मीडिया एंकर्स जो हैं वो इसको शायद पाकिस्तान से अलग करने के लिए तैयार हैं। ये क्या वजह है कि हमारे जितने भी एंकर्स हैं वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि बलूचिस्तान जो है शायद हमारे हाथों से चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान और हमारे बलोच ब्रदर जो हैं, बलूचिस्तान के जो गयूर अवाम है, वो पाकिस्तान के साथ है। एक चीज जो है सबसे अहम हुई है कि वफाकी वजीर दाखिला ने जो नाराज बलोच हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनके तमाम मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर दिए। और उन्होंने इसमें अपनी इस बयान में ये भी कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस APC जो बलूचिस्तान के इशू पर बुलाई जाएगी उस पर जो है हम सब लोगों को दावत देंगे और उनका खुद इस्तकबाल करेंगे। लेकिन एक क्या वजह है कि नाज़रीन कि अमेरिका जिसको बजा तौर पर ये कोई किसी तरह का कोई हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये आज का मौजू है, मेमो स्कैंडल से बलूचिस्तान तक, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले रहमत खान वर्दक साहब, तहरीक इस्तक़लाल के सदर हैं, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब आजिज धामरा साहब, नामजद सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद फरहान अहमद, मरकजी रहनुमा हैं, सूबाई जो हैं इनके ट्रेजरार हैं APML के, और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मैं रहमत साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप पहले भी एक दो दफा आपने मेमो स्कैंडल के हवाले से कर चुके, क्या वजह है कि अब जो आज बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं इसके बाद आप मेमो स्कैंडल का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं कि जो एविडेंस कोर्ट को प्रोवाइड किए गए हैं, आप क्या समझते हैं कि इन एविडेंस की सूरत में हुसैन हक्कानी साहब पर फर्द जुर्म लग जाएगी? क्या हुसैन हक्कानी साहब को जो है मुजरिम ठहराया जाएगा इस सारे स्कैंडल का, कि पाकिस्तान की अफवाज जो पाकिस्तान की हिफाजत की, पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदार इदारों में से एक है, और पाकिस्तान के जो है अवाम के खिलाफ जो की गई साजिश है, इस साजिश को कैसे बेनकाब होगी? देखिए जी, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि मैं तो मंसूर इजाज और हुसैन हक्कानी ने जो पहले जो कोई किताबें लिखी, जो आर्टिकल उन्होंने लिखे, उससे बिल्कुल क्लियर है कि वो दोनों पे एतमाद नहीं किया जा सकता है। सही। मंसूर इजाज जो है, मैं समझता हूँ कि वो अगर दुरुस्त होता, हुसैन हक्कानी तो यहाँ आया ना, आपने उसको रखा, वज़ीर-ए-आज़म में रखा, उसमें रखा, लेकिन उसने कोर्टों में पेश हुआ बाकायदा, लेकिन मंसूर इजाज ने ये नहीं किया। और मुझे बड़ी शर्म आती है कि मुझे बड़ा दुख भी होता है कि जब भुट्टो साहब के खिलाफ केस चल रहा था ना, तो इस मुल्क में एक शख्स था जिसका नाम था असगर खान, उसने कहा था कि इस बेंच में
چھوٹے صوبوں سے جج زیادہ ہونے چاہیے. صحیح. اگر کل خدا نہ خواستہ کچھ ایسا سزا بھی ہوتی ہے تو تاکہ چھوٹے صوبوں کے لوگ مطمئن ہوں, لیکن انہوں نے اس وقت بھی ہماری بات نہیں مانی. اور آپ کو یاد ہے کہ جیسے یہ کیس شروع ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں آج وہی بات دہراتا ہوں اپنی قائد والی, جی, کہ ایک تو اس ٹریبیونل میں جو بھی جج اس کو ڈیل کرتا ہے اس کا تعلق پنجاب سے نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اس کی انکوائری پنجاب کے کوئی آدمی نہ کرے. صحیح. سمجھ گئے. صحیح. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم خواہ ایک میں کوئی پیپل پارٹی کا اسپوک مین نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان قائم جو میمو کمیشن ہے اس کی سربراہی جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ کر رہے ہیں جو بلوچستان سے جن کا تعلق بعد میں انہوں نے لگایا. ہاں جی, پہلے نہیں لگایا, یہ ہم لوگوں نے شور ڈالا تو پھر بھی. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ دیکھیں دو جو جج لگائیں, جی, سمجھ جی, اسلام آباد اور دوسرا کہاں کا لگایا, سندھ ہائی کورٹ کے, سندھ ہائی کورٹ کا. جی, تو اس میں ہونا چاہیے تھا, پختونخوا کا بھی ہونا چاہیے تھا. صحیح. یہ 5 ہائی کورٹ کے جج بیٹھتے اور یہ فیصلہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی الیکشن نہیں ہے اور فضول پیسے کی ضیاع ہے. یہ ایسا ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے ماضی میں کتنے کیس کیے لیکن ان کیسوں کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. زامرا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میمو سکینڈل میں, جس طرح ہمارے جو کمیشن ہے وہاں سے برطانیہ سے جا کے ویڈیو لنک کے ذریعے یہ بیان ریکارڈ کیے ہیں, کل کی اور آج کی جو پیش رفت ہوئی ہے, بیانات جو ریکارڈ ہوئے ہیں, اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں میمو سکینڈل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 3 ایشو ریز کیے ہیں آج کے اس پروگرام میں. سب سے پہلے آپ نے افغانستان کے حوالے سے جو امریکہ کے حوالے سے قرآن پاک کی بےحرمتی کے حوالے سے جو بات اٹھائی ہے, میں اس پروگرام کے توسط سے بھی اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور جس طرح نیشنل اسمبلی میں یونانیمسلی اس بات پہ ایک احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی میرے خیال میں ہر فرد اس کی مذمت کرتا ہے, اس پروگرام کے توسط سے میں بھی کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے بلوچستان کا ایشو, وہ اس پہ بلوچستان کے ایشو پہ بعد میں آئیں گے, پہلے مجھے یہ میمو سکینڈل کی میمو سکینڈل اسی آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ منصور اعجاز پاکستان میں نہیں آئیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جوڈیشری کے حوالے سے کہ ہم نے ایک وہ شخص جو پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا اپنا کردار لگائے جس پر پوری میڈیا اور خاص طور پر اس ملک کی بہت بڑی پارٹی کے سربراہ جلد بازی میں وہ کورٹ سے رجوع کرتے ہیں اور پھر اس کیس کی پیروی کیے بغیر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مگر ایک جوڈیشری کی انکوائری ظاہر چل رہی ہے اس بات کی, تو ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایک انکوائری ہونی چاہیے اور کمیشن اب دیکھتے ہیں کہ کیا اپنا اوپینین رکھتی ہے. بہرحال یہ افسوس زدہ بات ضرور ہے کہ ایک شخص جو پاکستان میں اس لیے نہ آئے کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو, جبکہ گورنمنٹ سائٹ سے اس سے یہ کہا جائے کہ آپ کو فل سیکیورٹی دی جائے گی, اس کے باوجود وہ پاکستان کا صاحب. لیکن گورنمنٹ سائٹ سے تو یہ بھی تو کہا جاتا تھا کہ اس کے خلاف یہ بھی مقدمات ہو جائیں گے, اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت بھی مقدمات قائم ہوں گے. یہ بھی تو باقی وزیر داخلہ صاحب یہ فرماتے تھے. ریکارڈ کی درستی کر لوں, رحمان ملک صاحب سے کسی جرنلسٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں, جس طرح کمیشن کی جانب سے اسے نکانی کے پابندی لگ گئی تھی ملک سے باہر جانے کے لیے, کیا منصور اعجاز پر بھی یہ پابندی ہوگی؟ تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر پارلیمانی کمیٹی بھی ایک بنی ہوئی ہے, اگر وہ سفارش کرے گی کہ جب تک ان کا بیان اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تب تک اس کو پاکستان سے باہر جانے پر پابندی لگائی جائے, تو گورنمنٹ پھر غور کرے گی اس بات پر. پارلیمانی کمیٹی نے اگر ایسا کہا, اگر نہیں تو پھر اس بیان پر باقاعدہ کورٹ نے نوٹس لیا تھا اس بات کا, اور رحمان ملک نے کورٹ میں یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ نہیں, ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے, اور کورٹ نے پھر بری کر دیا تھا. ٹھیک. سید فرحان علی صاحب یہ بتائیے گا کہ میمو سکینڈل کا انجام کیا دیکھتے ہیں؟ کیا جو فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو سازش کی گئی تھی پیپلز پارٹی کے نامزد جو پاکستان کے سفیر تھے, جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حسین حقانی صاحب پاکستان آ اور پاکستان سے واپس چلے گئے, کیا دیکھتے ہیں اس کا انجام کس طرح ہوگا؟ دیکھیں انجام تو, السلام علیکم, انجام تو جو بھی ہو, لیکن فوج کی طرف سے ایک شٹ اپ کال جو ہے وہ ان کو مل گئی ہے آپ کا گورنمنٹ کو. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے, ذرا صاحب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں اگر تو زیادہ بہتر ہوگا. جی. کہ حسین حقانی صاحب پہلے پی ایم ایل این میں ہوتے تھے. جی. اور انہوں نے پیپلز پارٹی اور محترمہ کے خلاف بہت سارے ایسے اقدامات کیے جو آپ اور میں بھی نہیں کر سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اس طریقے کے انہوں نے الیکشن میں
नवाज लीग को जिताने के लिए इस तरीके के इकदाम किए, और फिर नवाज शरीफ की पार्टी को उन्होंने स्विप करके यहाँ पर पीपल्स पार्टी में आ गए। और हुसैन हक्कानी साहब का कैरेक्टर लेस आदमी है वो उनसे कोई भी बात की जा सकती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। हो सकता है शाह ने कुछ ना बोला, आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के सफीर की हैसियत जो काम उन्होंने किए हैं, जिसकी तरह की रिकॉर्डिंग मंसूर इजाज ने जो बयानात दिए हैं, जिसकी रोशनी में जिस तरह के इकदाम हुए हैं, क्या वो होने चाहिए थे? मंसूर एजाज के साथ जो हुआ वो तो मंसूर एजाज को तो खैर ना हम जानते हैं ना अभी सुनने में आया। मंसूर एजाज की कुछ क्लिप्स वगैरह पढ़ी हैं, कुछ मंसूर एजाज ने कुछ कहा, कुछ वो सबूत उसके पास है, वो दे रहा है, अदालतों में पेश कर रहा है, उसके ऊपर अदालतें क्या फैसला करती हैं हम भी देखेंगे, आप भी देखें। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब से ये जरूर है कि उन्होंने जरूर ये काम किया होगा, ये 100% श्योरिटी है कि उन्होंने ये काम किया है। श्योरिटी है या शक है आपको? श्योरिटी है, उस बात की श्योरिटी ये होगी कि उनका आप विटनेस है इस बात के? नहीं, विटनेस तो देखें कोई भी नहीं है। श्योरिटी का मकसद क्या होता है सर? वो मुल्क से खुद ही भाग गए। वो तो आप जरदारी साहब जब बाहर जा रहे थे तो वो उनके जहाज पे भागते हुए चढ़ रहे थे कि मेरे जनाब देखिए कमीशन में चल रही है और जुडिशरी उसकी इंक्वायरी कर रही है, उन्होंने परमिशन दी, आप कह रहे हैं मुल्क से बाहर भाग गए। बाहर ही भाग गए ना सर। बड़ी अफसोस इजाजत ये थोड़ी दी है कि या तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं या तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप एक शख्स के किरदार पर बात करते हैं, आप मंसूर एजाज के किरदार पर, मैं आपको बताऊंगा उन्होंने 10 साल पहले आर्मी के खिलाफ बातें की। मंसूर एजाज ने आर्मी के खिलाफ बातें की हैं, आपको यह मालूम नहीं है या आप पर्दा रखना चाह रहे हैं? मंसूर एजाज तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, पाकिस्तानी शहरी हुसैन हक्कानी है। उसको किसने हक दिया है? अगर उसकी स्टेटमेंट पर आप पूरे पाकिस्तान की सियासत पे अगर बात करें तो उसने तो आर्मी के खिलाफ भी बात की है, उन्होंने आर्मी के खिलाफ भी बात की है जनाब माजी में। आपको शायद अगर इल्म हो तो, अगर आपको इल्म हो तो या डिनाय करें इस बात से। आप पहले फिर मैं नहीं, आप डिनाय करें, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी क्या? बिल्कुल खामोशी से सुना, पहले आप बोल लें फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा, नहीं मैं इधर रहमत साहब आपसे एक पूछना चाहूंगा कि क्या देखते हैं कि हुसैन हक्कानी साहब का माजी अगर देखते हैं कि ISI और फौज के खिलाफ उनकी भी किताबें हैं, अगर मंसूर इजाज को देखते हैं तो उनके भी मज़ामीन पाकिस्तानी फौज और इदारों के खिलाफ छपते रहते हैं मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ अदवार में। बेनज़ीर साहबा की हुकूमत के खिलाफ भी मंसूर इजाज साहब का किरदार जो है वो नुमाया रहा उनकी हुकूमत गिराने में भी। क्या देखते हैं कि इन दोनों के जो इस मुकदमे के किरदार हैं, इनका फ्यूचर क्या देखते हैं, इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी और इस मुकदमे का एंड क्या होगा? देखिए मेरे भाई, जो केस मुल्क से बाहर चला गया जी, हुसैन हक्कानी साहब तो इधर था ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा था। ठीक है, बिल्कुल थामरा सही कह रहा है कि उसको इजाजत मिली तब गया ना, अगर उसको इजाजत नहीं थी वो नहीं जा सकता था। अगर मैं भी होता और मैं महीना 1.5 महीना इनके कस्टडी में होता, ख्वाह में वज़ीर आज़म हाउस में होता, लेकिन जब मैं सुप्रीम कोर्ट छोड़ती तो मैं जरूर जाता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं बोला कि आप बाहर चले जाएं। आराम से यार बैठे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं बोला आप बाहर चले भाई परमिशन दी है कोर्ट ने यहाँ पर। देखिए बात सुनिए, पहले सीखें। जी मैं बिल्कुल मुझे पता है आप देखिए मैंने आपकी बात आप मुझे मत सिखाइए, आप अपनी बात कीजिए। आप जिस चोर के साथ हैं, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जिसने मुल्क में आज बलूचिस्तान आजाद हो रहा है, तबाही फैलाई, आप उन सब चोर वो जो भी थे ना, जो भी थे उनके पीछे लगे रहते। आप सारे लोग लगे रहते थे। तारीख इस्तिक़लाल, अरे आपको आप लोगों को जानता कौन है यार? आप लोग कौन जानते हैं? आप तारीख इस्तिक़लाल को जानता कौन है? 4 मेंबर नहीं है आपके पास, आप लोगों को जानता है, हमको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। रहमत खान वर्दक साहब, मैं जरा यहाँ पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं अपने मेहमानों से ये जरूर पूछूंगा कि बलूचिस्तान जिस वक्त पाकिस्तान का बर्निंग इशू है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और पाकिस्तान के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को अपने साथ मिलाने के लिए, नेशनल कौमी धारे में लाने के लिए क्या करना होगा। हमारे साथ रहिएगा।